आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जिसे एक परफेक्ट क्राइम माना जा रहा था, लेकिन एक मामूली से सुराग ने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। मतलब एक ऐसा क्राइम जिसे इतनी सफाई से किया गया हो कि कोई सुराग ही ना मिले। तो सवाल यह है कि फिर ऐसे केस खुलते कैसे हैं? ये कहानी शुरू होती है साल 2003 में भारत के राजस्थान के एक छोटे से गांव जसवंतपुरा से। एक दिन अचानक गांव वालों को एक तालाब के पास एक इंसान का कटा हुआ सिर मिलता है और ये देखकर जाहिर है हर कोई हैरान परेशान हो जाता है। लेकिन जो बात इस केस को और भी ज्यादा डरावना बनाती है वो ये थी कि उस सिर को किचन के गैस स्टोव पर जलाया गया था। मतलब पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी। तो अब पुलिस के सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल थी कि आखिर ये लाश है किसकी। तो बात है 28 अप्रैल 2003 की। पुलिस को एक कुएं में एक सिर कटी लाश तैरती हुई मिलती है। शरीर को जलाने की भी कोशिश हुई थी। पास में ही खून से सने कपड़ों का एक बैग भी था, लेकिन सिर इतनी बुरी तरह जला हुआ था कि पहचान करना नामुमकिन था। और सबसे बड़ी दिक्कत, आसपास किसी के भी गायब होने की कोई रिपोर्ट ही नहीं थी। तो पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली थे। केस वहीं का वहीं रुक गया। और जब ऐसा लगने लगा था कि ये केस शायद कभी सॉल्व ही नहीं होगा, तभी एक अखबार की एक छोटी सी खबर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो देखिए हुआ क्या। कुछ दिन बीत गए थे। एक पिता थे दुर्गा प्रसाद, वो अपने बेटे से बात नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से काफी परेशान थे। फिर 4 मई को अखबार पढ़ते पढ़ते उनकी नजर एक खबर पर पड़ी और बस वही इस केस का टर्निंग पॉइंट था। अगले ही दिन पूरा परिवार सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। तो ये थी वो खबर। उसमें लिखा था, सावर पुलिस को एक व्यक्ति का जला हुआ सिर मिला है जिसकी बाईं आंख के नीचे स्टील का तार लगा हुआ है और कलाई पर मौली का धागा बंधा है। इस पूरी खबर में एक लाइन ने उस पिता का ध्यान खींच लिया, बाईं आंख के नीचे स्टील का तार। ये सुनते ही उन्हें फौरन कुछ याद आया, एक ऐसी बात जो सिर्फ परिवार वाले ही जानते थे। दुर्गा प्रसाद को तुरंत याद आया कि अरे 11 साल पहले उनके बेटे भवानी शंकर शर्मा का एक एक्सीडेंट हुआ था। उसके चेहरे की सर्जरी हुई थी और गाल की हड्डी को जोड़ने के लिए एक तार डाला गया था। पुलिस ने फौरन डॉक्टर शाह से कांटेक्ट किया। डॉक्टर ने कंफर्म किया कि हाँ, पूरे राजस्थान में ऐसे सिर्फ 3 ही ऑपरेशन हुए हैं। और जब पुलिस ने उन 3 लोगों को चेक किया तो पता चला कि उनमें से सिर्फ एक ही शख्स गायब था, एक बिजनेसमैन भवानी शंकर शर्मा। चलिए, विक्टिम की पहचान तो हो गई, पर अब सवाल था कि कातिल कौन है। और इसका जवाब खुद भवानी शंकर शर्मा की डायरी में ही छिपा हुआ था। भवानी ने अपनी डायरी में साफ साफ लिखा था कि उनकी पत्नी निधि कैसे उन पर तलाक के लिए जोर डाल रही थी। ये एंट्री उनके रिश्ते में चल रही खटास को बिल्कुल साफ कर देती है। लेकिन जो बात सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी वो थी ये अगली एंट्री। भवानी ने लिखा था कि निधि सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहती थी और उन्हें शक था कि वो उन्हें खाने में जहर देकर मारने की कोशिश कर रही है। सोचिए, ये एक पति का अपनी मौत से ठीक पहले लिखा गया डर था। तो अब एक तरफ थी डायरी और दूसरी तरफ पुलिस के कड़े सवाल। इस दबाव के आगे निधि ज्यादा देर टिक नहीं पाई और सच सामने आ ही गया। निधि ने अपना गुनाह कबूल तो कर लिया, पर उसने कहानी ये बनाई कि उसके पति का अफेयर था और उसे डर था कि वो सारी प्रॉपर्टी अपने परिवार को दे देंगे। लेकिन भवानी की डायरी तो कुछ और ही कह रही थी। डायरी के हिसाब से निधि खुद ही तलाक और प्रॉपर्टी चाहती थी और भवानी को तो अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था। और हाँ, इस खौफनाक काम में निधि अकेली नहीं थी। उसने अपने घर के ड्राइवर को एक गाड़ी और पैसों का लालच दिया और एक पड़ोसी दोस्त था, उसका कर्जा माफ करने का वादा करके उसे भी इस पूरी साजिश का हिस्सा बना लिया। ये पूरा मर्डर बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। सबसे पहले भवानी को जूस में नींद की गोलियां मिलाकर दी गई। जब वो बेहोश हो गए तो ड्राइवर और पड़ोसी ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए सिर को स्टोव पर जलाया और यहां तक कि खून भी इकट्ठा कर लिया। लेकिन जब वो लाश को ठिकाने लगाने जा रहे थे तो उन्हें एक पुलिस वैन दिख गई।
बस इसी घबराहट में उन्होंने जल्दबाजी में सिर और धड़ को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में इस केस का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अब शुरू होता है। अपनी सजा पूरी करने के बाद निधि शर्मा अब आजाद है और अब वो उसी पति की करोड़ों की जायदाद में हिस्सा मांग रही है जिसका उसने कत्ल किया था। आज हालत ये है कि उसके अपने ही बच्चे अदालत में अपनी मां के खिलाफ लड़ रहे हैं ताकि उसे उनके पिता की संपत्ति से एक पैसा भी ना मिले। ये केस हमारे सामने एक बहुत बड़ा कानूनी और नैतिक सवाल छोड़ जाता है। क्या किसी कातिल को ये हक मिलना चाहिए कि वो अपने ही शिकार के जायदाद में हिस्सेदार बने? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हमारी अदालतें ढूंढ रही हैं।